ईयर और रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स रेट्स, रिबेट्स और डिडक्शंस। सेकंड चैप्टर हम ये पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम और सैलरी टैक्स ऑन टैक्स। ये सारी आपके पास अवेलेबल होंगे ये टॉपिक्स। और ये टॉपिक सर हाजिक आपको कोटरी वाला पढ़ाएंगे। सारे बिजनेस इनकम, लॉसेज सेक्शन, इंपॉर्टेंट नोट्स, वेल्थ स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपके कोर्स में, टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का और एथिक्स, ये भी सारे आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने थोड़ा डिस्कस किया था। अगर समराइज हमने थोड़ा सिलेबस डिस्कस करें तो ये आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट 1990। ठीक है, ये सेल टैक्स एक्ट 1990 पूरा मैं पढ़ाऊंगा और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम दोनों में पोर्शन डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एथिक्स आपको सर आजिक पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये आ रहा है फर्स्ट लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर हमने उस दिन सारा डिस्कस किया था उसकी मैंने आपको ब्रीफ इंटरव्यू करवाया था, ब्रीफ रिव्यू करवाया था सारा, जिसमें हमने टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का समझा था, कंपनी की डेफिनेशन समझी थी डिटेल में पूरी, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हमने डिटेल में डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और टैक्स ईयर्स हमने पढ़े थे, टैक्स ईयर्स के टाइप्स पढ़े थे, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। उसके बाद हमने पढ़ा था, कुछ स्टूडेंट्स नए आए उन्होंने नहीं सुनी होगी, हमने फिर भी मैं रिवाइज कर लूंगा इस क्लास में, लेकिन पहले हम जो आगे चलेंगे फिर ये रिवाइज करेंगे। प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रोसीजर पढ़ा था, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना डायरेक्ट, वो रेजिडेंशियल स्टेटस से करने जा रहे हैं, बाकी रिवाइज जो हम करेंगे वो बाद में करेंगे। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का ये सारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल बहुत पास पेपर्स में आते हैं। पहले मैं ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ और फिर रीडिंग में हम कर लेंगे। ठीक है, जो उस दिन मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस, जो बंदा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, उसको कैसे देखा जाता है, एक बंदा रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट समझना क्यों जरूरी है। पहले तो ये सवाल आता है, ये समझना रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। अगर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट बंदा होता है, जो नॉन रेजिडेंट शख्स होता है, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी होती है, जो नॉन रेजिडेंट एओपी होता है, उसकी उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से क्या मुराद, मतलब आप जो बाहर कमा रहे हैं, यूएई में कमा रहे हैं, यूएस में कमा रहे हैं, कहाँ से भी कमा रहे हैं, अगर पाकिस्तान में आप नॉन रेजिडेंट ट्रीट हो रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, तो आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम आपकी सिर्फ टैक्सेबल होगी। और रेजिडेंट हैं आप तो आपकी पूरी की पूरी वर्ल्ड ओवर इनकम पूरी टैक्सेबल होगी। अगर मैं पाकिस्तान में अभी रेजिडेंट हूँ, अगर मैं यूएस में कमा रहा हूँ, यूएस से मेरी इनकम पाकिस्तान में आती है तो वो भी मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। पूरी दुनिया में कहीं से भी आती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पता कैसे चले, ये हमने पूरा उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मैंने ये बताया था, जो बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है या पाकिस्तानी एनआईसी होता है या पाकिस्तानी डोमिसाइल होता है या पाकिस्तान में नेशनलिटी होती है, उससे नहीं पहचाना जाता रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जाना जाता है आप कितने दिन पाकिस्तान में प्रेजेंट है। इससे जाना जाता है इससे जाना जाता है आप पाकिस्तान में कितने दिन प्रेजेंट हैं। अगर आपने 183 डेज आप प्रेजेंट हैं तो पाकिस्तान में, तो आप नेशनलिटी आप रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर मैं चाइनीज हूँ, अगर मैं एज ए पाकिस्तान में 183 रहता हूँ तो मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या एफबीआर मुझे वो रेजिडेंट ट्रीट करता है टैक्स पर्पज के लिए। मतलब वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी मुझसे पूछेगा कि चाइना में कितनी कमाते हो, चाइना की इनकम, यहाँ की इनकम दोनों टैक्सेबल हो जाएंगी। एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या एक्सेप्शन है जिसमें ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे 183 डेज रहने के बावजूद भी। और एक बंदा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट की किसी भी पर्पज के लिए बाहर मेरी जॉब हो रही है या मैं बाहर सर्विस दे रहा हूँ किसी गवर्नमेंट के इदारे में पाकिस्तान के,
तो वो मैं या गवर्नमेंट के इदारे किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट एनी कंडीशन वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। उसमें नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं करते। और इसके बाद हमारा ये आ रहा है कि मतलब इसका मकसद ये हुआ कि अगर कोई फॉरेनर है बंदा, अगर कोई फॉरेनर बंदा है वो भी रेजिडेंट हो सकता है पाकिस्तान पर्पस के लिए। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 182 डेज पाकिस्तान में रहा हूँ और बाकी में सारे डेज में यूएई में रहा या किसी और कंट्री में स्टे किया, तो मैं नॉन रेजिडेंट ट्रीट हो जाऊंगा पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ मेरी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये सारा लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी प्रेजेंटेशन में समरी भी बनाई हुई है, ठीक है। और ये रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आप एक बार रीड कर लें इसको, एक बार ये 82 सेक्शन एक बार रीड भी करें इसको, और रीड करके मुझे कंफर्म करें जो चीज, तो हम आगे बढ़ते जाएं। जो मैंने बोल्ड हाईलाइट किए ना वो इम्पोर्टेंट है, जैसे नंबर ऑफ डेज नेशनलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, नो रिलेशनशिप नेशनलिटी को कोई, और फॉरेनर रेजिडेंट हो सकता है, तो मैं फॉरेनर को हाईलाइट किया, पाकिस्तान नेशनल, और जो टेबल में बना हुआ है 183 डेज, तो इससे कंसिडर किया जाएगा फिजिकल स्टेज के हिसाब से। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर यूएस एम्बेसडर में यूएस एम्बेसडर काम कर रहा है, तो वो भले यूएस में रहा हो 2 साल 3 साल, या पाकिस्तान एज ए यूएससी सफीर जो पाकिस्तान के किसी भी कंट्री में वो स्टे करता है, तो वो भी हमारा रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अब उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंस ये है, जैसे 182 डेज हैं, तो ये नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। इंडिविजुअल वुड बी नॉन रेजिडेंट इन द फॉलोइंग केस, 182 डेज स्टे किया है, उससे कम या उतने। अब इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें डेज काउंट कौन से होंगे, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप रीड कर लें। अब ये जो है कौन से डेज आपके काउंट होंगे, जिस दिन आप पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से 5 मिनट में मैं बाहर जा रहा हूँ, तो क्या ये 5 मिनट जो मेरे काउंट होंगे दिन के, क्या ये पूरा दिन काउंट होंगे? हाँ, ये पूरा दिन काउंट होंगे। चाहे पाकिस्तान से मैं बाहर जा रहा हूँ, यूएई जा रहा हूँ, भले मैं पाकिस्तान में 1 मिनट रहा या 5 मिनट रहा, तो लेकिन ये काउंट एज अ होल डे होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। रूल 14 ये कहता है कि अगर आप 1 मिनट भी आपने स्टे किया ना पाकिस्तान में, वो पूरा दिन काउंट होगा। अगर आपने पूरा 1 मिनट भी पाकिस्तान में आए ना, तो वो भी पूरा दिन काउंट होगा। डे ऑफ, अब ये इसको पढ़ते हैं, काउंट डेज कौन से होंगे? काउंट डेज इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये सिर्फ उसमें बात कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल एज ए नेचुरल पर्सन हो। मैं मतलब बिजनेस इंडिविजुअल हो गया, सैलरी हो वाला बंदा हो गया, शेयर होल्डर हो गया, इस तरीके से बिजनेस इंडिविजुअल की बात वो हो रही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। व्हेन प्रेजेंट अ फ्रीक्वेंट, अब रूल 14 क्या कहता है, पार्ट ऑफ अ डे that an individual is present in Pakistan count as a whole day. पार्ट ऑफ डे, भले थोड़ा भी 1 मिनट भी हो, तो वो पूरा दिन काउंट किया जाएगा। अब क्या, कौन सा दिन? डे ऑफ अराइवल, मतलब यूएई से पाकिस्तान जिस दिन आया वो भी काउंट होगा। डे ऑफ डिपार्चर, जिस दिन पाकिस्तान से जा रहा है वो भी डे काउंट होगा 183 डेज में। और पब्लिक हॉलीडे, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, कायदेआज़म डे की या किसी भी पाकिस्तान के ऑफिशियल डे की पब्लिक हॉलीडेज हैं, वो भी काउंट होंगी। सिक लीव आपने किसी ऑफिस से ली हुई है, डे ऑफ लीव, कोई सिक लीव हो गई, कोई भी लीव हो गई, तो वो भी काउंट होगी। A day that individuals activity in Pakistan is interrupted because of strike, lockout, delay in receipt of supplies. अब कोई स्ट्राइक हो गई, कराची में तो पहले तो होती रहती थी स्ट्राइक, अब स्ट्राइक नहीं होती, लेकिन जब भी स्ट्राइक हो, लॉकडाउन हो गया, जैसे लॉकडाउन में भी लोग रुक गए थे पाकिस्तान में, बाहर के बंदे रुक गए थे, तो भी वो भी दिन काउंट हो रहे थे 183 डेज में रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। अब कोई हॉलीडे स्पेंड किया, फॉर एग्जांपल अगर बंदा कोई पाकिस्तान यूएई का बंदा पाकिस्तान में किसी काम के लिए आया है,
छुट्टियां मनाने, या मैं पाकिस्तान यूएई में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में यदि छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ आया हूँ, तो क्या छुट्टियां मनाने वाले दिन मेरे काउंट होंगे? हाँ, वो भी काउंट होंगे। भले मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं, कोई अर्निंग पर्पज नहीं है, फिर भी मेरा ये दिन काउंट होंगे। लेकिन सवा एक दिन के वो दिन काउंट नहीं होगा, वो जो होगा डे इन ट्रांजिट डज नॉट काउंट। जो ट्रांजिट ये हाईलाइट किया है मैंने रेड में, इन ट्रांजिट डज नॉट काउंट, ठीक है। वो वाला दिन जो है ना वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांजिट कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे जाना था, पाकिस्तान आना था, मुझे यूएई से यूएस जाना था, लेकिन मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी, वो पाकिस्तान के थ्रू मिल रही थी। पाकिस्तान में मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट मिली ना, उसमें मुझे एक दिन रहना, एक घंटा स्टे करना पड़ा, या 5 घंटे या 10 घंटे मुझे स्टे करना पड़ा। वो दिन मुझे मेरा, या वो दिन काउंट नहीं होगा, या वो आवर्स मेरे काउंट नहीं होंगे। तो इसीलिए चाहे वो एक दिन हो, ए डे या पार्ट ऑफ डे, या उसका 10 घंटे हो या 24 घंटे से भी मुझसे ज्यादा हो, लेकिन मेरा रीजन ये था कि मुझे यूएस जाना था, मुझे पाकिस्तान नहीं आना था, लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रही थी तो मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट मिली, ठीक है। अब ये आज ये हमने रिवाइज किया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे, आज हमने इससे पढ़ा भी। उसके बाद हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी, ठीक है। अब कंपनी का मैंने बताया था कि कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, कंपनी में रजिस्टर पाकिस्तान के हिसाब से रजिस्टर कैसे होगी? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, जो कॉर्पोरेट लॉ के तहत आपके कोर्स में भी है। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में बनी हुई है, कोई भी कंपनी उठा लो, प्राइवेट कंपनी उठा लो, कोई भी पाकिस्तान के तहत, कानून के तहत बनी हुई है, वो कंपनी रेजिडेंट है विदाउट एनी कंडीशन, भाई उसको हम ये कह ही नहीं सकते या नॉन रेजिडेंट, या उससे दिन काउंट नहीं होंगे हमारे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हमारी रेजिडेंट कंसिडर होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट इस डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक है। और जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी हुई हो, मतलब यूएई में एक कंपनी बनाई है, किसी पाकिस्तानी नहीं बनाई है, सपोज वो यूएई में, लेकिन उसके कंट्रोल या मैनेजमेंट अफेयर्स, अगर पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन किसी भी वक्त, अगर कोई डिसीजन, उसका डिविडेंड डिक्लेयर करने का डिसीजन, या बोर्ड का अप्रूवल का डिसीजन, या डायरेक्टर की सिलेक्शन का कोई भी डिसीजन यहाँ से फैसला ले रहा है उसका, तो होली मतलब पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं और कंपनी के डिसीजन ले रहे हैं यहाँ से बैठ के, तो वो भी रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। मतलब रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी तो मतलब उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, वो टैक्सेबल होंगी। ये हम पास्ट पेपर में प्रैक्टिस करेंगे और आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियर होगा। अगर यहाँ पे जिसको क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो वो मुझे चैट बॉक्स में कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये आगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी क्योंकि हम डिटेल में एग्जाम्पल भी करेंगे। अब एओपी, अब ये इसको डेफिनेशन को पढ़ भी लें। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन, किसी बगैर शर्त के वो जो है ना हमें रेजिडेंट कंसिडर की जाएंगी। मतलब रेजिडेंट से मुराद ये होगा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होंगी। अदर कंपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से कंपनी बाहर हुई हो, रेजिडेंट तब भी होगी जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान इन द ईयर, किसी भी टाइम पे, एनी टाइम इन द ईयर होता है वैसे, और होली पूरे के पूरे कंट्रोल, पूरे का पूरा मैनेजमेंट अफेयर्स पाकिस्तान से डिसाइड हो रहा उस कंपनी का, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस में कंसिडर की जाएगी। और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तब मतलब कोई भी फर्म हो गई पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल मैंने एक पाकिस्तान की फर्म खोली है, वो तो विदाउट एनी कंडीशन रेजिडेंट होगी क्योंकि वो पाकिस्तान में ही बनी है, उसके कंट्रोल डिसीजन सारे जाहिर बात है पाकिस्तान में ही होंगे। लेकिन एक पाकिस्तान से बाहर बनी है, जैसे फर्म लॉयर फर्म बनी है, कोई भी अकाउंटेंसी फर्म आपने बनाई है पाकिस्तान से बाहर फर्म बनाई है, तो उस फर्म के अगर डिसीजन कोई भी एक बंदा यहाँ से डिसाइड बैठ के कर रहा है, यूए के डिसीजन, या यूएस में कोई फर्म खोली है यहाँ से बैठ के उसके डिसीजन ले रहा है, यहाँ से बैठ के उसके क्लाइंट एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो भी आपकी रेजिडेंसी कंसिडर की जाएगी। इसमें डिफरेंस ये था, कंपनी में पूरा का पूरा कंट्रोल की बात करता है, पूरे के पूरे कंट्रोल और मैनेजमेंट अफेयर्स की बात करता है, ये कहता है पूरा हो या थोड़ा भी हो, होली या पार्टली, क्या कंट्रोल है मैनेजमेंट अफेयर्स, तो उसको हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल ट्रीट करेंगे। अब एओपी के एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म हो गए या जॉइंट वेंचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जैसे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, वो एओपी एज अ ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है
एक हमने ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट टैक्स ट्रीटी का। अब इसमें मैंने जो बात बताई थी कि रेजिडेंट पर्सन वर्ल्ड ओवर इनकम के लिए टैक्सेबल होता है और नॉन रेजिडेंट जो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के लिए टैक्सेबल होता है। ये मैंने यहाँ बात लिखी भी है, अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। वर्ल्ड ओवर इनकम से क्या मुराद, पूरी दुनिया में चाहे कहीं पे भी कमा रहा है, अगर रेजिडेंट वो ट्रीट हो गया तो उसके एफबीआर के पास राइट है कि वो उससे पूछ सकता है कि भाई आपके पास फॉरेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, वो भी आपके पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, लेकिन सब्जेक्ट टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट। अब टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट क्या होती है, एक टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट है जो एफबीआर की साइट पे भी मौजूद है, ठीक है। अब साइट पे भी ये सारी मौजूद है। हमने यूके के फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल लें, मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में और एक यूके में भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और यूके से मुझे इनकम आती है, ठीक है। अब यूके वाले मुझे यूके के टैक्स के हिसाब से सैलरी डिडक्ट करके फिर दे रहे होंगे, तो अब मैं पाकिस्तान में वही इनकम लाऊंगा, फिर मेरी टैक्स करेंगे पाकिस्तान एफबीआर, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी। अब डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ना एक एग्रीमेंट की गई, उसका नाम है टैक्स ट्रीटी, ठीक है। अब टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत हमारी एग्जेम्पशन मिल जाती है या फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट हम आगे पढ़ेंगे, मतलब टैक्स आपने पाकिस्तान में सपोज यूके में पे किए 100 रुपए और पाकिस्तान के हिसाब से 120 रुपए बन रही थी, तो 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी 100 रुपए आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट ये सिर्फ पाकिस्तान में जो अर्न करना है, अगर मैं 182 डेज पाकिस्तान में रहता, अगर सपोज 6 महीने में पाकिस्तान में रहा हूँ और मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी इनकम आ रही है ये, और मैं यूएई में 6 महीने, बाकी मैं सारा वक्त यूएई में गुजारा था, फिजिकल स्टे मेरा यूएई में था, तो मेरी यूएई वाली टैक्स ये एफबीआर वाले नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, 182 डेज से स्टे कम रहा, ठीक है। अब ये इसमें ये लिखा है कि टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट में फॉर एग्जांपल अगर टैक्स ट्रीटी के तहत हमारी डिविडेंड इनकम जो यूके से आएगी वो एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के लॉ के तहत वो टैक्सेबल है, तो इसमें टैक्स ट्रीटी के एग्रीमेंट ओवरराइड कर जाएगी। मतलब ओवरराइड से मुराद वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा की जाएगी अगर कंट्राडिक्शन आ रहा है लोकल लॉ में और टैक्स ट्रीटी में, तो टैक्स ट्रीटी की प्रिवेल करेगी। अब ये नोट फॉर स्टूडेंट है कि टैक्स ट्रीटी शैल बी कंसीडर्ड फॉर फॉरेन सोर्स इनकम फॉर रेजिडेंट पर्सन। अब फॉरेन सोर्स इनकम जो नॉन रेजिडेंट पर्सन कितने भी कमा रहे हैं ना, उससे हम कुछ भी नहीं पूछेंगे, भले कमाए कितना भी कमाए, नॉन रेजिडेंट है, टैक्सेबल ही नहीं है, तो एफबीआर के पास राइट भी नहीं है कि वो पूछे, ठीक है। अब उसके बाद है, अब यहाँ तक ये हमने लास्ट क्लास में हम सारा डिस्कस कर चुके थे। अब ये मैंने ऐसे रिवाइज करवाया, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आगे हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आगे अगर किसी को क्लियर ना भी है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पास्ट पेपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे, तो उसमें भी सारी चीजें आएंगी तो वो क्लियर भी हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। अब ये एक हम कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने ये कहा कि अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चाइना से पाकिस्तान आ रहा है, वो 183 डेज जिस सीपेक के प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, तो 6 महीने से ज़्यादा ही स्टे करेगा, तो सपोज स्टे कर रहा है या किसी इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए किसी ने प्लांट लगाया, उसने इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए किसी कोई बंदा वहाँ का बाहर का बंदा उस जहाँ से मंगाई, जर्मनी से इम्पोर्ट किए तो जर्मनी का बंदा है, वो पाकिस्तान में ज़्यादा स्टे किया है, तो उसकी क्या एफबीआर दोनों इनकम पूछ ले, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और जो यहाँ से जो जर्मनी को जिसने हायर किया पाकिस्तानी कंपनी ने वो उसको पेमेंट कर रही है, तो दोनों फिर तो ये तो एक हेरासमेंट हो जाएगी कि 6 महीना एक काम के लिए है, आप फॉरेन जो जर्मनी में कमा रहा हूँ उस पर भी टैक्स दूं। इस केस को अवॉइड करने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस दी गई। अब एग्जेम्पशन क्या है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट।
अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? अगर जो बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, मतलब है रेजिडेंट, रेजिडेंट से मुराद कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी दोनों टैक्सेबल होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन है, रेजिडेंट होते हुए भी टैक्स नहीं होगी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। क्यों नहीं होगी? उसके हम रीजन पढ़ रहे हैं। उसके रीजन ये है कि वो पाकिस्तान में आया होगा एक पर्पज के लिए, या तो वो जॉब पर्पज के लिए आया होगा, और पाकिस्तान में स्टे उसका 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, और जो बाहर पैसे कमा रहा होगा ना, वो पाकिस्तान में पैसे नहीं लाएगा। 3 कंडीशंस होंगी। इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्प्ट, अब रीडिंग भी कर लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट ब्रॉट एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में नहीं लेकर आ रहा होगा, और इफ ही इज रेजिडेंट ओनली फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे जॉब के पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, जॉब के पर्पज के लिए, ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा पाकिस्तान में स्टे नहीं कर रहा होगा। इसकी मैंने समरी ये शॉर्ट में बनाएंगे, फिर मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ इसका। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें, जैसे पाकिस्तान पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान फॉरेन के ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन कोच अपॉइंट करता है, या साउथ अफ्रीका मिकी आर्थर अपॉइंट किया था। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट, उसकी सैलरी पाकिस्तान पीसीबी से जा रही थी, ठीक है। अब पीसीबी से जो सैलरी जा रही थी ना, तो वो तो टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर तो कोई एग्जेम्पशन की बात ही नहीं है। इस बात पे तो सबको क्लियर होना चाहिए, जो पाकिस्तान में जो भी कमा रहा है ना, वो तो टैक्सेबल होगी विदाउट एनी कंडीशन। बात आती है सारी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की, वो भी आती है सिर्फ रेजिडेंट के केस में। अब फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो इसकी, फॉर एग्जांपल वो ऑस्ट्रेलिया में कोई अपना बिजनेस कर रहा है, या ऑस्ट्रेलिया से कोई सैलरी कोई यहाँ से सर्विस बैठ के दे रहा था, तो वो इसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्यों? वो जॉब पाकिस्तान में आया है, रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट पीसीबी के जॉब कर रहे हैं, और अज्यूम कर रहे हैं वो 3 साल से ज्यादा स्टे नहीं करेगा पाकिस्तान में, और जो ऑस्ट्रेलिया में वो पाकिस्तान कमा रहा था, या साउथ अफ्रीका से मिकी आर्थर का एग्जाम्पल ले ले, वो वहाँ साउथ अफ्रीका में कमा रहा था, वो पाकिस्तान में पैसे नहीं ला रहा, तो उस केस में क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ट्रेड होगा, और उसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फॉरेन कोच, अब एग्जाम्पल में मैंने लिखा है फॉरेन कोच अपॉइंटेड बाय पीसीबी गेटिंग सैलरी फ्रॉम पीसीबी एंड डूइंग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंप्लाई विद अफोरसेड कंडीशन। अगर अफोरसेड कंडीशन से मतलब रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान में स्टे कर रहा है, और नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो बाहर से इस कंट्री से कमा रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, किसी भी कंट्री में कमा रहा है, लेकिन इसके 2 पर्पज अचीव हो रहे हैं, 3 साल से ज्यादा नहीं हो, और रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट हो, इसमें वो एग्जाम्प्ट ट्रीट हो जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब उसके बाद आ गया रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट क्या होता है? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की बात ये हो रही है पाकिस्तान से बाहर जो कमा रहा है, ठीक है। अब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट से मुराद ये होती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पैदाइशी पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान बाहर पढ़ने गया हो, या पाकिस्तान बाहर जॉब करने गया हो, ठीक है। जैसे लोग जाते हैं यूएई में जॉब करने जाते हैं, यूएस में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए गए, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टडी वीजा पे गए हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी पाकिस्तानी शहरी है लेकिन रेजिडेंट है। अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी, और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी टैक्सेबल होगी। लेकिन इस केस में ना मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर मैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हूँ। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की कंडीशंस दी गई हैं। अगर मैं पाकिस्तान से 4 साल पाकिस्तान में नहीं रहा, पिछले 4 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं 2016, 17, 18, 19 ये 4 साल टैक्स ईयर पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट रहा, तो मैं 2019 और 20 का टैक्स जो होगा ना, वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो कौन सा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम नहीं। ये सारी एग्जेम्पशन की बात फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। अब मेरी जो करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में जो फॉलोइंग ईयर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है पाकिस्तान में आया, एक पाकिस्तान में बंदा आया 1 मई 2018। अब मेरा ये मैंने एक बात क्लियर की थी, ये शायद ये सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमने ये पढ़ा था पाकिस्तान में जो नॉमिनल टैक्स ईयर फॉलो होता है वो जून होता है, 30 जून, ठीक है।
अब मेरा जो जो बंदा इंडिविजुअल पाकिस्तान आया है, फर्स्ट मई को यूएई से पाकिस्तान में आया, तो मई और जून जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, अपनी टैक्स जो एफबीआर को देगा, तो ये 2 महीने के हिसाब से ये 183 डेज के नहीं बनते, मई और जून। तो 2018 के हिसाब से ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो और 2019 में ये पूरा साल स्टे करता है या 183 डेज करता है। तो उसमें 183 डेज में इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई बाहर से इनकम ये कमा रहा है, फॉर एग्जांपल बंदा जॉब छोड़ के आता है यूएई में, उसकी जॉब छोड़ के आता है पाकिस्तान, वापस आ जाता है, तो उसकी फाइनल सेटलमेंट के ना कुछ पैसे होते हैं, भाई ग्रेचुटी आ गई, पेंशन आ रही है, कुछ भी अमाउंट आ रहा है, या उसके बावजूद भी यहाँ से बैठ के सर्विस दे रहा है, उसके लिंक्स इतने अच्छे हैं, उनकी जरूरत पड़ रही है उसकी सर्विस की, तो उसकी करंट ईयर की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम मतलब 2019 में जिसमें 183 डेज रहा, और नेक्स्ट ईयर 2020 उसमें जिसमें रेजिडेंट रहा, तो वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम यूएई में अगर उसके पैसे आ रहे हैं, तो दोनों सालों की इन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल करते हैं। अब इफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग एक्सपेडिएट इज रेजिडेंट इन द करंट टैक्स ईयर, मतलब करंट टैक्स ईयर में अगर मैं 2018 का एग्जाम्पल लूँ, मैंने टैक्स ईयर जून में कहा, मई और जून, मेरे अगर मैं 2018 का जब रिटर्न फाइल करूंगा ना, उसमें मैं रेजिडेंट ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये करंट टैक्स ईयर वो मेरा नहीं होगा 2018, मेरा 2019 जिसमें मैं करंट रेजिडेंट बन रहा हूँ। अगर मैं 2018 में मैं दिसंबर में आ जाता हूँ, तो मैं 2018 वाला मेरा एग्जाम्प्ट होगा, और 2019 वाला। अगर 2018 में मैं स्टे करता हूँ, उसके बाद 19 में भी स्टे करता हूँ, 20 में भी, तो मैं 2018 में नॉन रेजिडेंट रहा हूँ, 183 डेज मेरे नहीं हो रहे, तो मैं वो ईयर काउंट नहीं करूंगा, मैं ईयर काउंट करूंगा 2019 2020, ठीक है। बट बात नॉन रेजिडेंट इन प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर, मतलब 15 16 17 18, ये 4 साल मैंने पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट रहा। नॉन रेजिडेंट से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान आया ही नहीं है, वो पाकिस्तान आया होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है यूएई में जॉब कर रहा है, तो 8 दिन के लिए 5 दिन के लिए फैमिली विजिट्स के लिए आ रहा होता है, ईद पे आ रहा होता है, लेकिन उसके दिन 183 डेज नहीं बन रहे, 182 डेज बन रहे हैं या उससे कम बन रहे हैं, तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वहां नहीं सकता, पाकिस्तान आया होगा, लेकिन उसके स्टेटस होगा ना वो नॉन रेजिडेंट वाला होगा। जो नॉन रेजिडेंट वाला स्टेटस है, तो 4 साल में पिछले में, तो उसका करंट ईयर और फाइलिंग ईयर का टैक्स ईयर क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कौन सा एग्जाम्प्ट होगा, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिखी भी है। अब केम टू पाकिस्तान, a person came to Pakistan on May 1st 2018, remain non-resident in current year, ये ग्रीन में हाईलाइटेड है एग्जाम्पल, remain non-resident in current year मतलब become resident in 2019, foreign source of income exempt in current year, and following P5 मतलब current year, F5 मतलब following year मतलब 2020, current year 2019, और विजिट किया मई 2018, तो वो वाला करंट ईयर में क्या रहा, नॉन रेजिडेंट का, तो नॉन रेजिडेंट रहा, तो वो नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है इज रेजिडेंट इन करंट टैक्स ईयर, तो ये रेजिडेंट बन रहा है 2019 में, तो उसमें फॉरेन सोर्स ऑफ एफएसआई, मतलब एफएसआई में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एफएसआई का मतलब फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और इफ विजिट ऑन 1 दिसंबर, अगर ये 1 दिसंबर 2018 में विजिट किया होता, तो ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट 2018 में होती और 2019 में, ठीक है। और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी। ये तीनों कंडीशन में जो भी हम पढ़ रहे हैं, बाकी तीसरी कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की पढ़ी, एक रिटर्निंग एक्सपेडिएट की पढ़ी, और एक अब पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन सोर्स सैलरी। अब फॉरेन सोर्स सैलरी है, अगर मैं कोई सैलरी यूएई में कमा रहा हूँ या किसी यूके में कमा रहा हूँ, अगर मैं रेजिडेंट हूँ, तो अगर मैं यूएई की टैक्स यूएई की अथॉरिटी में पे कर रहा हूँ या कहीं पे भी, वहाँ पे इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर किसी भी टैक्स अथॉरिटी, वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी को पे कर रहा हूँ, तो मेरी टैक्स जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि अगर मैं वो पाकिस्तान में उसी साल में छोड़ के भी चला जाता हूँ और पाकिस्तान वापस नहीं आता। अब क्या मतलब ये, अगर मैं पाकिस्तान में सपोज अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल, अभी मेरी यूएई में जॉब हो रही है, ठीक है। अब मैंने पूरा साल जुलाई 2021 से मार्च तक 21 तक मैं पाकिस्तान में स्टे किया, मैंने जॉब यहाँ कर रहा हूँ, सैलरी मुझे यहाँ मिल रही है, यहाँ की टैक्स पे कर रहा हूँ,
अब मैं यूएई जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के हिसाब से मेरे 183 डेज आज तक तो मुझे हो गए, ठीक है, आज तक मुझे 183 डेज हो गए, तो मेरा नॉन रेजिडेंट हो गया, मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ जॉब, यूएई में जा रहा हूँ और यूएई की सैलरी कमा रहा हूँ, और 2022 में मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा जून तक, क्योंकि टैक्स ईयर यहाँ तक कौन होगा, जून 2022 होगा, टैक्स ईयर भी कौन सा कहा जाएगा, 2022, ठीक है। अब इसमें मैं 20 जून तक वापस नहीं आ रहा, तो मैं जो अप्रैल मई जून की वहां पे जो सैलरी यूएई में कमा रहा हूँ ना, तो वो मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी इवन इफ मैं रेजिडेंट हूँ। मतलब मैं 183 डेज पाकिस्तान में रहा, फिर भी मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो गई, क्योंकि मैं यूएई चला गया और यूएई से उसी साल में 2022 में जून से पहले वापस नहीं आया, तो इससे इससे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल भी लिखा है, पाकिस्तानी अर्न सैलरी 8 मंथ्स ड्यूरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में कमा रहे, कहीं पे भी कमा रहे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लीव ड्यूरिंग द मार्च, अब मार्च में चला गया, रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, अब बाहर ही रहा, वापस नहीं आया बिफोर जून, अब ये इसको लिखना चाहिए ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड नॉट रिटर्न बैक इन पाकिस्तान बिफोर जून, ठीक है। उस टैक्स ईयर की बात होती है, टैक्स ईयर की बात करते हैं तो मतलब 12 महीने की बात करते हैं, और जुलाई से जून की बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर में, अंटिल एंड स्पेशल टैक्स ईयर को फॉलो कर रहा हूँ, जुलाई से जून की बात करते हैं, तो वो टैक्स ईयर हमेशा क्यों डिसाइड करते हैं, 12 महीने टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब जिसको क्लियर नहीं है या जिसने क्लासेस अटेंड नहीं की थी, हम उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। पहले ये यहाँ तक बताएं, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो हर सारे क्लियर करते जाएं, फैजान, कायनात और सारे स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर करें कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भी क्लियर हो गया, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट भी क्लियर हो गया, और फॉरेन सोर्स सैलरी भी क्लियर हो गई। कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आपको रीड करना है तो 5 मिनट देख लें इसको, फिर तीनों शॉर्ट टर्म रेजिडेंट देखें, एक बार रीड करें। ये मैंने पॉइंटेड जो बॉक्स बनाए ना, वो कंडीशंस हैं, ये याद रखनी चाहिए, सेक्शन में लिखनी है ना, तो ये कंडीशन लिख लिया ना आपने, बाकी इंग्लिश जो भी लिखी, ये कीवर्ड जरूर लिखें, ओनली रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट हो, 3 साल से ज्यादा नहीं हो, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान अब्रॉड रिसीव नहीं करता, ठीक है। ये सेक्शन की मैं समरी एज बॉक्स में बनाई है। अब रिटर्निंग एक्सपायर डेट की बात करते हैं, उसके 3 बॉक्सेस में उसकी 3 कंडीशन है, इंडिविजुअल सिटीजन ओवरसीज पाकिस्तानी होगा, पहले पाकिस्तानी पैदाइश होगी उसकी, और नॉन रेजिडेंट होगा 4 साल में, तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी करंट ईयर और फाइनल ईयर, ठीक है। करंट ईयर कौन सा काउंट होगा, फाइनल ईयर कौन सा काउंट होगा, ये मैंने एग्जाम्पल नीचे भी लिखी है, वो भी क्लियर आप पढ़ लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगी। अपनी ईमेल आईडी सब शेयर कर देना, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा या मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन। और उसके बाद हमने फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी पढ़ी, फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी क्या पढ़ी, अगर वो बाहर कमा रहा था, उसने बाहर टैक्स पे कर दिया, बाहर की अथॉरिटी को पे कर दिया, और ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान से चला गया, पाकिस्तान वापस नहीं आया उस टैक्स ईयर में, तो उसकी क्या होगी, फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रिवाइज भी हो गया। अब मुझे ये क्लियर करेंगे कितने स्टूडेंट थे जिसने पहली लेक्चर अटेंड नहीं की थी, ओके। मैं इंशाल्लाह ये आपके लिए सारी डेफिनेशन फिर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं, आपके लिए अलग, ठीक है, ठीक है, करेंगे, कोई मसला नहीं, जो जिसने अटेंड नहीं किया उसके लिए अलग तरीके से करेंगे। लेकिन अभी जो हमने अभी जो पढ़ा है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस, सारा मेन गोल था, बाकी तो हमने शुरू में टैक्स ईयर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बाकी डेफिनेशन थी पढ़ी, ठीक है। अब ये है पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स में क्या आता है, हम 2-3 पास्ट पेपर से डिस्कस कर लेते हैं, और डिटेल पास्ट पेपर अभी और भी आने वाले हैं, वो भी सारे हम टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ये पढ़े, पास्ट पेपर्स पढ़े,
सबने पढ़ लिया? अब ये जो पहले दिन हमने डिस्कस किया था ना लेक्चर में, वही है। अब जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया था उसको अभी मैं दोबारा समझाऊंगा और पास्ट पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? सबने पढ़ लिया? अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है, सवाल का ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बंदा है जो अपना नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करता था, जो एक कंपनी थी, क्लाइंट का सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी थी, वो अकाउंटिंग ईयर जून फॉलो करती थी, लेकिन अब जून से ये जा रहे हैं स्पेशल दिसंबर में। अब ये कह रहे हैं कि दिसंबर में जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा रहे हैं। जो पहले दिन में हमने लेक्चर किया कि अगर उसको चेंज इन टैक्स ईयर करना हो तो नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 30 जून। स्पेशल, उसके पास क्या क्या उसके पास ऑप्शन था? उसके ऑप्शन ये था कि वो कमिश्नर के पास एप्लीकेशन देगा और कमिश्नर उसको एप्लीकेशन देगा और उसको कंपेलिंग नीड बताएगा। अब ये स्लाइड हम देख लेते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट स्लाइड से देखते हैं कि आपको रीडिंग भी हो जाए। ये जिसने क्लास अटेंड नहीं भी की थी ना उसको भी ये चेंज इन टैक्स ईयर समझ आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक बंदा है जो जून से दिसंबर में जाना चाह रहा है तो अकाउंटिंग ईयर की कंप्लायंस के लिए, ठीक है? अब ये पर्सन क्या करेगा, नॉर्मल से स्पेशल जाएगा या स्पेशल से नॉर्मल? पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। नॉर्मल से टैक्स ईयर से स्पेशल में जाएगा या स्पेशल से नॉर्मल? इसमें किस में जा रहा था? नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा था। तो क्या करेगा, कमिश्नर को अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा और कमिश्नर को कंपेलिंग नीड बताएगा। कंपेलिंग नीड क्या होती है? जैसे ये अकाउंटिंग ईयर चेंज बता रहे हैं, मेरा अकाउंटिंग ईयर सब्सिडरी का और कंसोलिडेटेड जिसकी होल्डिंग कंपनी है उसके साथ मैचिंग अकाउंटिंग करने के लिए मुझे ईयर चेंज कराना पड़ रहा है, तो ये उसकी कंपेलिंग नीड है। तो उस पर ग्रांट कमिश्नर क्या करेगा, परमिशन ग्रांट कर देगा, ठीक है नॉर्मल से आपका स्पेशल 31 दिसंबर हो गया, ठीक है? या तो ये ग्रांट कर देगा, इसके पास पावर, ये ग्रांट कर गया तो ओके, बात यहाँ पे खत्म हो गई। अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, अगर ये कहता है नहीं आपका रीजन ये वैलिड नहीं है, तो उसका मेंशन करेगा कमिश्नर रीजन फॉर रिजेक्शन कि उसने क्यों मना किया, क्यों वो अप्रूव नहीं कर रहा स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर वाला। उसके बाद ये क्या करेगा, जो पर्सन है वो एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा और जो एफबीआर का डिसीजन होगा, एफबीआर से क्या मुराद, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले कमिश्नर इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजन ले रहा था, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एफबीआर के हैं, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एफबीआर को चला रहे हैं, वो सारे डिसीजन रिव्यू करेंगे इस एप्लीकेशन को, कमिश्नर को, और उसके रीजन पढ़ेंगे क्यों इसने रिजेक्ट किया है। अगर उसके रीजन वैलिड एफबीआर के बोर्ड को लग रहे हैं तो सही है, अगर नहीं लग रहे तो फिर एक्सेप्ट करके उसका कन्वर्ट कर देंगे स्पेशल ईयर। यहाँ क्या करेंगे कमिश्नर, तीसरा ये क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। मतलब जो पहले ये डिसीजन ग्रांट कर चुका था उसको समझ आ गया ये होना चाहिए, फिर इसको बाद में चला कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं है, ये गलत हो गया, ये कंफ्यूजन हो रही है मार्केट में, इससे बेहतर है कि ये विथड्रॉ करो, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर अगर वो मना कर रहा है बाद में एक्सेप्ट करके, उसके भी रीजन फॉर विथड्रॉल भी बताएगा। उस केस में भी वो क्या करेगा, पर्सन कहेगा वो एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा और एफबीआर को बताएगा मुझे इसने पहले अलाउ की थी फिर इसने विथड्रॉ की। एफबीआर रीजन उसके समझेगी, एफबीआर से बोर्ड उसका समझेगा कि ये रीजन इसके वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो रिजेक्ट कर देगा एफबीआर का बोर्ड भी, अगर इनवैलिड है तो एक्सेप्ट करके नॉर्मल टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये समरी मैंने एज ए चार्ट में बनाई है, लेकिन एज ए सेक्शन ये करता है। अ पर्सन यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर में अप्लाई टू कमिश्नर, मैंने यहाँ समरी बनी थी, नॉर्मल से स्पेशल में जाए, स्पेशल से नॉर्मल, क्या करेगा, अप्लाई टू कमिश्नर। यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, अप्लाई टू कमिश्नर करेगा कि स्पेशल टैक्स ईयर के या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल में जा रहा है तो भी अप्लाई कमिश्नर करेगा। वो ग्रांट करेगा परमिशन, वो कंपेलिंग नीड देखेगा। ये कीवर्ड्स जरूरी है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो ये कीवर्ड जरूरी है, ग्रांट, परमिशन, कंपेलिंग नीड, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड्स ना आपको होने चाहिए। और रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन, अगर रिजेक्ट करेगा, अगर ग्रांट कर दी या तो रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उस मतलब उसकी बात सुनेगा कि उसको मतलब बताएगा कि क्यों मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, और जो रिजेक्शन के रीजन होंगे वो लिखेगा। और उसके बाद पर्सन जो है अगर वो रिव्यू करवाना चाहे तो एफबीआई के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा।
ठीक है। और उसके बाद अगर ये पहले परमिशन दे चुका था तो विथड्रॉ करेगा। ये डिसीजन मैंने यहाँ बताया, 3 पॉसिबल डिसीजन थे, ग्रांट परमिशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन या विथड्रॉ परमिशन। ये सारे सेक्शन में डिटेल्स में लिखे होंगे। ठीक है। अच्छा, ना किसका सवाल आया, नॉर्मल टैक्स क्या है, स्पेशल टैक्स क्या है। चलो ये स्लाइड से भी डिस्कस कर लेते हैं, अभी 5 मिनट इसको देते हैं, आज पास पेपर नहीं डिस्कस करते, सही है इतने। अब नॉर्मल टैक्स और स्पेशल टैक्स ये हमने पहले दिन डिस्कस किए थे। ये सारी मैंने जो कहानी उस दिन बताई थी उसके एग्जाम्पल वगैरह यहाँ सारे लिखे हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है। अब टैक्स ईयर जिसने नहीं समझा था टैक्स ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर समझना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जब भी टैक्स पे करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कमा रहे हैं पाकिस्तान में, सैलरी इनकम कमा रहे हैं, तो आप एफबीआई को टैक्स किस साल की पे कर रहे हैं भाई, 2015 की पे करें, 16 की पे करें, 2022 की पे करें, 21 की पे करें, इसकी डिटर्मिनेशन इनकम टैक्स करता है कि ये जरूर ये टैक्स ईयर, आप ये जरूर बताएं कि किस साल की आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए टैक्स ईयर कौन सा है, अब ये नॉर्मल टैक्स ईयर हम आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान में 3 टाइप ऑफ टैक्स ईयर हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और नॉर्मल टैक्स पाकिस्तान में जो फॉलो होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 मंथ का होता है जो एंड 30 जून पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 जुलाई 2020 में और 12 महीने का होगा वो एंड होगा 30 जून 2021, ये एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ, 30 जून 2021 को एंड हुआ। तो जिस साल ये एंड होता है ना नॉर्मल टैक्स ईयर, उसी साल से ही पहचाना जाता है, वही टैक्स ईयर कहला जाता है। अब ये एंड कहाँ हो रहा है, 2021 30 जून को, तो टैक्स ईयर क्या होगा, 2021 होगा। ऐसे ही अगर 1 जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ, 20 में एंड हो रहा है जून को, तो जिस साल एंड हो रहा है डेट पे, उसी को ही कहते हैं, उसी टैक्स ईयर से पहचाना जाता है 2020 से। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। अब स्पेशल क्या होगा, जो अदर देन 30 जून होगा, मतलब किसी साल किसी भी ईयर में एंड हो, किसी भी मंथ में एंड हो, अदर देन 30 जून होगा। 31 अगस्त भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी एंड भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी होगा, 31 जनवरी होगा, अदर देन 30 जून होगा। ठीक है। अब ये भी 12 महीने का होगा, अगर ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, जैसे 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है 2017, एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2017 में ये एंड हो रहा है। अब ये नॉर्मल टैक्स ईयर किससे पहचाना जाएगा, ये तो पहचाना जाता था 2021 जिस पे एंड हो रहा था उसी साल पे पहचाना जाता था, लेकिन ये पहचाना जाएगा अपने नेक्स्ट वाले कमिंग पे। अब जून जो आ रहा है ना, क्योंकि ये भी पहचाना जाता है स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर से इसकी पहचान की जाती है। अब कुछ ऐसे स्पेशल टैक्स ईयर हैं जिनके पाकिस्तान में डिसाइडेड है, जैसे बैंक हैं, बैंक का हमेशा टैक्स ईयर जो एंड होता है ना वो 31 दिसंबर है, उसका 30 जून नहीं है, लेकिन वो पहचाना जाएगा ना, वो भी अभी जैसे पाकिस्तान में 31 दिसंबर गुजर गया 21, ठीक है, बैंक का ईयर एंड हो गया, स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये पहचाने जाएंगे ना ये कौन सा 31, तो इनका टैक्स ईयर कहला जाएगा 2022, एंड इनका 31 दिसंबर में हो रहा है, लेकिन टैक्स ईयर इनका कहा जाएगा बैंक का 2022, मतलब जो रिटर्न फाइल करेंगे 2022 का फाइल करेंगे। अब ये जो 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर 2017, ये पूरा साल हो गया, 12 महीने हो गए, लेकिन ये पहचाना जाएगा क्योंकि एंड जिसका आ रही है 30 जून 2018, तो ये नेक्स्ट जून के हिसाब से पहचाना जाएगा। अब ये 1 अक्टूबर 2016, 31 दिसंबर 2017, लेकिन इसका अगर 31 दिसंबर जून वाला लेंगे ना 16 का, तो ये टैक्स ईयर में 9 महीने आएंगे, तो 12 महीने पूरे कवर ही नहीं होंगे, इसलिए ये इसका नेक्स्ट वाला जून होगा उससे पहचाना जाएगा, तो इससे नॉर्मल टैक्स ईयर होगा 2018। समझ आ गई नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी उसको ये समझ आना चाहिए, यही हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है। अब आ गई बात ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, एक बंदा जो अपना नॉर्मल से स्पेशल में जब भी जा रहा होता है ना, तो उसको टैक्स ईयर चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, क्लियर नजर आ रहा है आपको, 1 जुलाई 2015 से, वरना मैं बोल भी देता,
1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016, मतलब कोई भी जून वाला ये एक साल फॉलो करता था। 1 जुलाई 15 से स्टार्ट हुआ, 30 जून 2016 से स्टार्ट हुआ, ये दो टैक्स ईयर 2016। लेकिन अब ये चाह रहा है, पहले मतलब ये टैक्स जो पे करता था 12 महीने जून के एंड पे पे कर देता था, ठीक है। लेकिन अब ये चाह रहा है मेरा टैक्स ईयर हो ना 31 दिसंबर वाला हो, तो 2018 इसका टैक्स ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट इसका साल होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक एंड होगा। लेकिन जो 6 महीने का इसका गैप आ गया, 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016, ये 6 महीने क्या, इस 6 महीने में इसने इनकम अर्न नहीं की होगी, इसने बिजनेस नहीं चलाया होगा। तो ये जो 6 महीने का जो चेंज है ना, ट्रांजिशनल मतलब ये चेंज, जब ये चेंज करेगा ये तो भी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अराइज होता है, वरना नहीं होता, इसका कोई कंसर्न नहीं होता नॉर्मल टैक्स ईयर से। ये हमेशा 12 महीने से कम होगा और ये स्टार्ट होगा हमेशा, ये मैंने येलो हाईलाइट किया है, लास्ट फुल टैक्स ईयर से। लास्ट फुल टैक्स ईयर क्या था, 30 जून 2016, वहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा 2016 से, एंड कहाँ होगा, कमेंसमेंट ऑफ न्यू टैक्स ईयर, एंड नेक्स्ट न्यू टैक्स कब स्टार्ट होता था, 1 जनवरी 2017 से। तो 1 जून मतलब 31 दिसंबर, यहाँ तक ये एंड हो गया, तो 6 महीने का पीरियड होगा, इसको पहचाना जाएगा कमिंग जून से, वो हो गया टैक्स ईयर 2017, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे होता है, लास्ट फुल टैक्स ईयर से, लास्ट फुल ईयर टैक्स ईयर 2016 था जून, वहां से स्टार्ट होगा, मतलब 1 जुलाई, और कमेंसमेंट ऑफ न्यू टैक्स ईयर, जो नया साल स्टार्ट होगा उससे उस पे ये एंड होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये कीवर्ड्स होते हैं, जो अगर डेफिनेशंस आती हैं टैक्स ईयर टाइप करो तो आप लिखेंगे टैक्स ईयर के 3 टाइप्स होते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, उसमें 12 महीने के कहां लिखेंगे, 30 जून लिखेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर अदर देन 30 जून वाले लिखेंगे बाद, और पहचाना जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर से। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसकी कीवर्डिंग ये है कि लास्ट फुल टैक्स ईयर से स्टार्ट होता है और कमेंसमेंट होता है न्यू टैक्स ईयर रेट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये यहाँ बात है, सबको बात क्लियर हो गई यहाँ तक? प्लीज कंफर्म करें तो क्लास को एंड करें, क्योंकि अब सारी का टाइम भी हो रहा है, तो सबको अपनी करें। Observing master Faizan, please confirm via chat. अब हम पास्ट पेपर इंशाल्लाह सारे चैप्टर के डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें डेफिनेशन की रह गई हैं, पर्सन, कंपनी, और एक चीज़ मैंने टैक्सेशन सिस्टम एक बेसिक समझाया था, वो सबके लिए समझना जरूरी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो आएगी उसमें वो पहले ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे और फिर पास्ट पेपर करेंगे। स्लाइड में सब कुछ शेयर कर देता हूँ, और स्लाइड सारे रिव्यू करें, सारी पढ़ें, ठीक है। जब तक मैं पास्ट पेपर को हम सारे पास्ट पेपर में हम 1 बाय 1 एक डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है। मेरे साथ जरूरी है पढ़ना, मैं कह रहा हूँ कि आपको कीवर्ड जरूरी याद होने चाहिए, एग्जाम में वर्ड्स कमेंट्स क्लियर होने चाहिए, चैप्टर वाइज आपको ना पास्ट पेपर प्रैक्टिस मैं आप कीवर्ड्स हाईलाइट करा दूं कि क्या याद करने चाहिए, इतनी एटलीस्ट ये वर्ड याद होने चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा अपनी मोटिवेशन बता दूं, मैं अपनी इंटीरियर से हूँ, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, और मतलब अगर आप भी इंटीरियर में से हो और वहाँ पे ना इंग्लिश के क्लासेस होते थे ना कुछ भी, ना मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे इंग्लिश में 3 बार अटेम्प्ट लगे, 3-4 बार अटेम्प्ट लगे इंग्लिश में फेल, लेकिन आज फिर भी मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि मैंने बस मेरा ऑब्जेक्टिव था, मुझे सीए करना है, क्लियर करना है, और मेरे कोई पेपर नहीं रुका, इतना नहीं रुका, मेरा हर अटेम्प्ट में कोई पेपर निकल ही जाता था और मेरे कोई खाली अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन इंग्लिश को उसके बावजूद मॉड्यूल बी भी मैं उस मॉड्यूल्स होते थे, मॉड्यूल बी भी मेरा क्लियर हो गया और इंग्लिश मेरा फेल था उसके बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, इंग्लिश से कीवर्ड्स में याद करता था, मेरी मैम चीज़ें याद करनी आनी चाहिए। तो याद कौन सी चीज़ें कीवर्ड्स याद करने चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ना स्लाइड्स पे ना कोशिश करता हूँ ये कीवर्ड्स हाईलाइट करूँ, जब भी सेक्शन या जो भी पास्ट पेपर लिखो ना, एटलीस्ट इतने वर्ड जो भी जितने भी लिखो, लेकिन ये कहानी पूरी लिखो, इससे सेक्शन की ना आइडिया पूरा करने होगा, इसको आइडिया सेक्शन पूरा पता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इंशाल्लाह सबको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देता हूँ ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके,
ये अभी पावर पॉइंट में मैं PDF में कन्वर्ट करके ये सबको शेयर कर, ठीक है, अफ्तारी के बाद। तो जिसको भी जो भी क्वेश्चन हो या उसमें कुछ समझ नहीं आए और जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी उसको स्लाइड समझ नहीं आए तो वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके।